माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर ये, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जोरदार करतल ध्वनियां हो जाए संवाद के इस महत्वपूर्ण और आखिरी सेशन के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधान संपादक जी का कि सर संवाद के श्रृंखला के इस आखिरी सोपान में प्रवेश करें और श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधान संपादक जी। हाँ, आपकी कुर्सी कौन बदल सकता है? कोरबा में संवाद 2023 के अब हम अंतिम चरण में हैं और हमारा ये चरण बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिसका कोरबा के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। कोरबा ने इस देश को तमाम विभूतियां दी। कोरबा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव तमाम शख्सियतों को मिला। उनमें से दो शख्सियतों की तस्वीर आप हमारे मंच पर देख रहे हैं। एक सम्माननीय बिसाऊदास महंत जी की है और दूसरी दिलीप सिंह जूदेव जी की। दोनों ने ही इस अंचल का प्रतिनिधित्व किया। ऐसी शख्सियतों को स्मरण करते हुए हम उस विरासत के उत्तराधिकारी डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ में हैं। सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र कहलाने का फक्र उन्होंने अपने परिवार को प्रदान किया। ये उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर चरणदास महंत जी के लिए। धन्यवाद भैया। तो महंत जी संवाद की शुरुआत इसी से करते हैं। जिंदगी भर बोलते रहे और इन 5 सालों में सुनते रहे। कैसे कटे 5 साल? आपने संवैधानिक रूप से मेरा मुंह बंद करा दिया और खड़े होकर कसम भी दिला दिया कि ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। आप तो पुराने कबीरपंथी हैं। ये आपको आचरण करना है तो मेरी बोलती तो वैसे बंद हो गई थी। नहीं, आपकी बोलती विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भूमिका मिलने से बंद हुई या प्रदेश के राजनीतिक हालातों के चलते आपने बोलना बंद कर दिया? सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष के नाते बोलती बंद थी, बाकी सब जगह बोलती चालू ही थी। तो थोड़ा प्रदेश के हालातों पर रोशनी दें चरणदास जी। अब तो विधानसभा के सत्र सारे होली है। अब तो चुनाव लड़ना ना लड़ना केवल इसकी बात है। थोड़ा प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर क्या सोचते हैं चरणदास महंत जी? जब कभी भी मौका मिलता है, मुख्यमंत्री जी जब भी मिलते हैं, मंत्रीगण जब भी मिलते हैं, जयसंघ जी जब भी मिलते हैं, मैं उन्हें सुनाते ही रहता हूं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। और कुछ सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते। ये तो उनके ऊपर है। तो क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर 5 साल बाद भी चरणदास महंत जी को ये बताना पड़ रहा है कि ये करना चाहिए, तो फिर पार्टी उम्मीद कैसे कर रही है कि वो वापस आ जाएगी? जो करना चाहिए उसने किया ही नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जहां जहां भी चूक होती है, कहां कहां चूक होती है, उम्र के नाते, बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं सबको अपनी राय दूं, सबको दिशा निर्देश दूं कि ये करना ज्यादा बेहतर होगा। तो भाई अब आप उम्र के इस मुकाम पर हैं, हम सब में सबसे बड़े हैं और जनता के प्रति आपकी पहली जिम्मेदारी है। जरा इस कार्यक्रम के माध्यम से बताइए ना, कहां कहां चूक रहे थे ये लोग? देखिए, अब उन बातों को यहां मेरा कहना उचित नहीं होगा। हम तो यहां आपके बुलाने से आ गए और मैं ये कहना चाहूंगा, उसका अर्थ गलत मत लीजिएगा, तुमने पुकारा और हम चले आए रे। तो कुछ कह भी तो जाए। जान हथेली पे ले आए रे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी जान को तकलीफ में डालो। पर चरण जी चलिए ये मत बताइए कि क्या क्या ठीक नहीं किया, इतना ही बता दीजिए क्या क्या ठीक किया, इसमें तो जान बच जाएगी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमने कहा था, बहन जी हैं? हाँ बिल्कुल है। जो हमने कहा था
उसमें से 75-80% वादों को पूरा किया है हमारे मुख्यमंत्री ने, और 52 के जगह 102 वादे जी कांग्रेस की सरकार ने पूरे किए। जी। इस बीच लोगों को, हम लोगों को, उन लोगों को मान लीजिए अध्यक्ष मान लेते हैं, तो नई नई योजनाएं बनती गई जो हमने घोषणा पत्र में नहीं किया था। उन योजनाओं को भी अगर आप गिनती कर लें तो 102 वादे कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हमारा प्रयास रहा है, सफल हुए हैं, और इसी के सहारे हम ये सोच रहे हैं कि 75 पार करेंगे। चरणदास जी, आपको डर नहीं लगता? वो क्या है, पिछली बार भाजपा ने भी कहा था अब की बार 65 पार, तो 65 पार का मामला बना और भाजपा 15 पे रह गई। अब आप लोग चिल्ला रहे हो अब की बार 75 पार, क्या चाह रहे हो? हम यही चाह रहे हैं, हम 75 पार करना चाहते हैं, डर नहीं रहे। न डर है, हमने यहाँ के जमीनी हकीकत को देखा है जी, जमीन को देखा है, छत्तीसगढ़ महतारी की आवश्यकताओं को देखा है, छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो इच्छा है उसको देखा है, और उसके बाद जो हमने कार्रवाई की है, इसलिए विश्वास है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन हमारा सवाल इसलिए है कि 11 लोकसभा में से 9 लोकसभा आप बुरी तरीके से हार गए, इसके बाद भी 75 पार बोल रहे हैं, तो सवाल करना ही पड़ेगा ना। जनादेश आप 5 महीने नहीं संभाल पाए। 2018 दिसंबर में जो जनादेश मिला था वो जून 2019 में हवा 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 होते हुए दिखाई दिया। देखिए, आपने कह दिया है तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम मेरी पत्नी को उन लोगों ने यहाँ से विजयी बनाया। जी, अक्सर ऐसा होता रहा है कि पिछले कुछ दशक से जी, विधानसभा में हमारी सरकार बनती रही नहीं बनती रही वो बात अलग है, मगर लोकसभा में कभी 3 रहे, कभी 2 रहे, कभी 1 रहे। जी, ये हकीकत है। एक बार मैं अकेले रहा, एक बार साहू जी अकेले रहे। तो लोकसभा के चुनाव का परिदृश्य अलग होता है, उसमें हमारे लोगों के सोच में अंतर होता है, और यहाँ किसकी सरकार चाहिए, कौन हमारे लिए साफ सफाई बेहतर कर सकता है, तो यहाँ सोचना अलग होता है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ से 3 बार सांसद रह चुका हूँ। लेकिन मैं जोर देना चाहता हूं जी, और आपसे जानना चाहता हूं कि देश के संदर्भ में ऐसा क्या कर बैठे हो आप लोग जिसके चलते छत्तीसगढ़ के लोगों का आपको देश के लिए भेजने का मन नहीं करता? ये तो हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, और जब जवाब मिल जाएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। भाई, इतनी सावगोई से आजकल कोई नेता बोलता नहीं है। इतने समय से हारने के बावजूद भी उत्तर नहीं खोज पाए। वो महंत जी बोल रहे हैं कि अभी तक मिला नहीं उत्तर। जोरदार तालियां महंत जी की सावगोईता के लिए। पर आगे बढ़ते हैं। जिस कोरबा क्षेत्र ने लहर के विपरीत कभी आपको, कभी आपकी पत्नी को भी विजयी बनाया, इसके बावजूद भी यहां के लोगों के जीवन में राहत का पल क्यों नहीं आया? क्यों अभी भी लोग राखड़ को लेकर परेशान हैं? क्यों लोग अभी भी सड़कों की हालत को लेकर परेशान हो लेते हैं? क्यों अभी भी एक सुव्यवस्थित यातायात केवल सपना ही यहां के लोगों के लिए रह जाता है? जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव महंत जी के हिस्से में आता है, थोड़ा बताइए ना महंत जी। मैं ऐसा समझता हूं कि सबसे समृद्ध और संपन्न ये क्षेत्र है कोरबा, और यहाँ का चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने काम देने का प्रयास किया है। यहाँ खनिज संसाधन इतने हैं, इतने सारे बहुत सारे कारखाने खुले हुए हैं, और पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा मध्य प्रदेश भी नहीं,
देश भर के लोग यहाँ आके जीते हैं और जितनी सुखी और संपन्न उनको होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो वहाँ हैं और हम लोग पूरी ईमानदारी से उन लोगों को यहाँ जीने का अवसर दे रहे हैं, उनको, उनके परिवार को एक सुखी जीवन अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। न यहाँ किसी प्रकार के दंगे हैं, न फसाद हैं। यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, जिस कोरबा में पूरा देश का नागरिक रहता हो, यहाँ किसी भी प्रकार के, किसी भी उनके परिवार को चिंता नहीं है, बेझिझक घूमते हैं। ये यहाँ की उपलब्धि है, यहाँ के लोगों के संबंध है, यहाँ के लोगों का अपनापन है, प्रेम है, प्यार है। मैं ऐसा मानता हूँ और वही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। मतलब राख वाख राखड़ वाखड़ ये आपके लिए कोई विषय नहीं है? नहीं, इसको लेकर महंत जी को कोई परेशानी नहीं है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं नहीं देखता। एक बार जरूर मैं ये देखता हूँ जी कि मैं भी जब था जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ कोयले जलते हैं जी और अगर गंभीर बात की तरफ बढ़ना चाहूँ जी, तो जब कोयला जलता है तो उसमें 42% राख निकलता है जी, और जो कोयले का कारखाना बना है हमारे घर में बना है, हमारे खेत में बना है, हमारे खलिहान में बना है। तो यहाँ के लोगों के लिए तो, अगर यहीं की बात करूं मैं जी, तो कोरबा क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए कोरबा का कोयले का कारखाना हमारे लिए दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम आपको बिजली देने के लिए अपना दिल जलाते हैं, हम आपको कोयला देने के अपने घर से बाहर हो जाते हैं। तो आप लोगों को तो हमारे प्रति चिंता करनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का विषय है, हमारा राज्य सरकार का विषय नहीं है जी। और मैं जब भी केंद्र में रहा, मैं सांसद रहा, तो भी हमेशा यहाँ के पर्यावरण के बारे में सचेत करते रहा, लिखते रहा, चिल्लाते रहा। कई बार जांचें हुई और कई बार कुछ कार्रवाई भी हुई, मगर मैं जैसा चाहता हूँ, जैसा चाहता था वैसे नहीं हुआ। अभी भी मैं अपने मुख्यमंत्री को बोलता हूँ कि अब कोरबा में कोई भी कोयले का कारखाना नहीं खुलना चाहिए। ये पहली आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी जीवन में वो सब सुविधा मिलना चाहिए। खुली सांस में हवा ले सकें, अच्छी हवा ले सकें। यहाँ हम जो रोज काले हो जाते हैं, आप तो शायद कभी कभी आते हैं, यहाँ के घरों को देखिए कि छत पे कितना काला है, बाजारों में कितनी राख से भरी हुई जिंदगी है। यहाँ पानी जो बह रहा है वो आखिरी तक, शिवरी नारायण तक काला काला है। कितने लोग इसमें बीमार पड़ते हैं। तो ये हम यहाँ के लोगों को दुख देकर भी आपको सुख देना चाहते हैं, ये सच्चाई है। आप हमें सुखी देने के लिए इनका ये दुख देख पा रहे हैं, पर इनके जीवन में सुख आए इसके लिए 5 साल में कुछ कराए आप? भाई 5 साल आपकी पार्टी की सरकार रही, क्या कुछ आपने ऐसा इस क्षेत्र के लिए करवाया महंत जी? या सारे मंत्री आपके दरवाजे पर आके बैठे रहते थे? मुख्यमंत्री को भी आपके मिजाज के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य होना होता है। क्या ऐसा करा के दिया महंत जी ने इस अंचल के लिए ताकि इनकी जिंदगी में कुछ मुस्कान आ सके? हमने अपने जो पुरखों से पाया है जी, उसको सहेजने का काम किया है, वही कर रहे हैं जी। पुरखों ने जो रास्ता दिखाया, पुरखों ने हमें दिया, मान लीजिए हसदेव बांगो का बांध जी, तो उस बांध का कितना बेहतर उपयोग हो सकता है, उस बांध से कितने ज़्यादा लोगों की सिंचाई हो सकती है, उस बांध से कितने लोगों को पानी मिलेगा, कितने लोगों को धान मिलेगा। और धान की कीमत अब कहूँ जी तो 2500 हो चुका है, 2800 अभी होने वाला है जी, और आगे बढ़ने वाला है। आम आदमी के जीवन में सुधार हुआ है।
हम चाहते हैं कि हमारा हसदेव वरण जो बहुत ही कीमती जंगल है, वन है, वो हमारे लिए सुरक्षित रहे, वहाँ और कोयले के खदाने न खुले और यहाँ के लोगों को प्रदूषण ना हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इस दिशा में आप काम कर रहे हैं। थोड़ा कोरबा से बाहर निकल रहे हैं, आप तो प्रदेश और देश के नेता हैं ना। आपकी ये भाजपा की तैयारी को लेकर कितने परेशान हैं आप? सरोज जी अभी बता रही थी, देखो कितने आगे चल रहे हैं हम। ये केवल अभी आवेदन ले रहे हैं, हम 21 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। देखिए, कितना पिछड़ा हुआ महसूस किया आपने चरण जी सरोज जी की बात को सुनकर? मैंने बिल्कुल महसूस नहीं किया। सरोज जी इनको मैं बहन मानता हूं जी। और जब हम दोनों सांसद थे जी तो हमने साथ साथ बहुत सफर किया है जी। उनके दिल के बाद मुझे मालूम है, मेरे दिल के बाद उन्हें मालूम। दोनों ही एक नाव पे सवार हैं। हम दोनों एक नाव पे सवार हैं। इसलिए जी मैं उसके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जी, उन्होंने सवाल कहा किया जो आपको जवाब देना है? सवाल तो मैंने किया। किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैंने ये कहा। जी, तो भाजपा की तैयारियों को लेकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भाजपा से क्या अनुराग आपका? भाजपा वर्तमान में जिस परिस्थिति में प्रदेश में है जी, उसको दयनीय स्थिति कह सकते हैं। जी ऐसे दयनीय स्थिति जिनकी भी हो, प्लीज जी उनको थोड़ा तेज भागना पड़ता है। जी, वो अगर तेज भाग रहे हैं, 4 कदम आगे चल रहे हैं, तो चलने दीजिए। जी हम लोग भी पीछे पीछे हैं जी, और आगे निकल जाएंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। उनकी तैयारी है जी, उनको सौंपा गया है काम, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय नेतृत्व में। 3 लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व में यहाँ मिला है, डॉक्टर साहब को, इनको और बस्तर की बहन जी को। जी, अगर ये लोग तेजी नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? कम जी। से कम अब तो दिखाना पड़ेगा ना जी कि हम 3 हैं तो 3 कदम आगे चलें। जी। रिजल्ट बात चाहे कुछ भी हो। तो रिजल्ट को लेकर आप सशंकित हैं, पर इन्होंने 3 बार आपको शिकस्त दी है चरण जी। एक बार की हार के बाद आप इनको चुका हुआ मान रहे हो, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार तो नहीं हो? नहीं, कुछ हम लोग शिकार किसी बात के नहीं है जी। ना कोई फोबिया है, ना शाइनिंग इंडिया है, ऐसा हमारे पास नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो बताया जा रहा है कि आपका तो भरोसा भी नहीं रहा। नारा था भूपेश है तो भरोसा है, अब बता रही थी सरोज जी यहां पर कि नारे मिटाए जा रहे हैं और उसकी जगह कांग्रेस है तो भरोसा है, ये लिखाए जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? कांग्रेस में किसी व्यक्ति को हम इतना स्थान नहीं देते जी जैसा वो लोग देते हैं। जी, हम लोग संगठन को महत्व देते हैं। अच्छा जी, चौंकिए मत जी हमारे संगठन में जहां राजीव जी बैठे थे, जहां खरगे जी बैठे थे, जहां हमारे वरिष्ठ जन बैठे थे और हमारे लोग भी बैठे थे, वहां तय हुआ कि पिछले बार आप लोगों ने एक होकर के एकजुटता से एक मत से चुनाव जीते थे जी, तो इस बार भी वही एकजुटता होनी चाहिए, एक मत होनी चाहिए, एक राय होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और तब तय हुआ कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तब ये हुआ कि कांग्रेस है तो भरोसा है। वैसे यहाँ के लोगों को भूपेश पर भरोसा है जी, ये मैंने नहीं कहा है जी, ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा है। और चरण भाई को? हमको भी है। नहीं, अभी तो आपने कहा कि ये मैंने नहीं कहा। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, ये नारा मेरा दिया हुआ नहीं है। भूपेश के काम को, भूपेश के जो बेहतर ढंग से उसने परफॉर्मेंस किया है जी, उसके लिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसको इनाम दिया, उसको नाम दिया, नौजवानों ने नाम दिया, काका का नाम दिया जी। तो ये तो है। उसको एक काका हैं, एक बाबा हैं, चरण भाई कहाँ है? दाऊ, बड़े दाऊ। नहीं, लेकिन वो दोनों तो जय वीरू हो गए,
आपको क्या ठाकुर बना के रख दिए? नहीं नहीं, ठाकुर नहीं। आप कहाँ हैं? मैं जहां था वही हूँ। नहीं, लेकिन बीच में जय और वीरू भी परस्पर अलग अलग काफी दिखाई दिए। नहीं, आप उस समय क्या किए? अभी ना तो जय और वीरू में दूरी है, न हम सबके बीच दूरी है। हम एक हैं और बेहतर ढंग से संचालन हो रहा है, काम हो रहा है और एकता भाईचारा पूरी ताकत के साथ ये है। एक कैसे हुए आप लोग? थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना, इतने लोग बैठे हैं, बड़ी उत्सुकता है लोगों को जानने में, और चरण भाई तो सच सच ही बोलते हैं। थोड़ा समझाइए ना, ये एक कैसे हुए आप सब? हम एक थे। अच्छा, अपने अपने काम में व्यस्तता के कारण दूरियां दिखी होंगी जी, मगर जहां प्रेम है, जहां अपनापन है, वहां एकता है, एक है, एक रहेंगे। तो ये जो लेकिन प्रेम है, जो ये एक रूपता है, उसमें चरण भाई की दिली इच्छा पूरा करने को लेके क्या भावना आई? देखो, चरण भाई ने बीच में बताया था कि भाई सब कुछ रह लिया, अब एक बार राज्यसभा में रहने की इच्छा है, तो इस बार क्या है उस इच्छा का? देखिए, मैं आज भी बोल रहा हूं, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। मेरी इच्छा मतलब आप जरा उसको सोचिए। जी, मैं 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूं जी, और मेरे साथियों ने मुझे 4 बार जिताया। जी, मैं 5 बार लोकसभा भी लड़ चुका हूं और 3 बार जीता हूं। जी, और सौभाग्य से मेरी पत्नी 11वां इलेक्शन चुनाव जीती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक और जो देश का प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें एक और ऐसा स्थान है जी, जहां मुझे जाना चाहिए और जहां मुझे देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए और कुछ अपनी तरफ से जो भी अर्जित किया है उसको बांटना चाहिए। जी, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। जी, मैं आज भी कहूंगा और आज भी मैं चाहूंगा कि सरोज जी के साथ मैं बैठूं राज्यसभा में। जी। अच्छा, एक बार बताइए, जब इतना अर्जित किए हैं, इतना अपने आप को साबित किए हैं, इतना सब कुछ आपने हासिल कर लिया है, तो भाई इस सब के आधार पे आप बांटना चाहते हैं, तो राज्यसभा के सांसद के तौर पर क्यों बांटना चाहते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों नहीं बांटना चाहते? अब ये तो ऊपर वालों को सोचना है, वो मुझे बचा। तो राज्यसभा कौन से आपको सोचना है? वो भी ऊपर वालों को सोचना है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मेरी चाहत है, बताया मैंने। कौन सी? मुख्यमंत्री पद की? जी, मुख्यमंत्री पद की? उसकी चाहत नहीं है, उसकी इच्छा होती है सबको। जितने भी राजनेता यहाँ बैठे हुए हैं जी, जो राजनीति में हैं, हमारे गांव का हर, मान लीजिए, कार्यकर्ता सरपंच बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, विधायक बन गया तो मंत्री बनना चाहता है, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। एक तो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जितनी स्पष्टता से राज्यसभा के संदर्भ में आप अपनी हसरत सार्वजनिक कर देते हैं, हाँ। या मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी हसरत जाहिर करने में संकोच क्यों करते देखिए, हैं? मुख्यमंत्री की बात जहां तक है, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं जी, जिनको हम लोग हाई कमान कहते हैं, जी, वो देखता है कि अभी किसको होना चाहिए। जी, और हम चूंकि कबीरपंथी हैं, जी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जी, यही है ना। तो फल आने की उम्मीद अभी भी है? अभी भी है। तो फल आने की उम्मीद है तो फिर माने कि राज्यसभा की हजरत अपनी जगह और सख्ती से एक बार फिर चुनाव में उतरना अपनी जगह। आपकी आवाज कुछ ऐसी आती है कि उसमें क्वेश्चन में गड़बड़ा जाता हूं मैं सुनने में। तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, जी। मेरे पास दोहराने की सुविधा है। मैं ये जानना चाहता हूं, राज्यसभा की इच्छा अपनी जगह और सख्ती से एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ना अपनी जगह। जी। तो 2023 में सख्ती विधानसभा क्षेत्र से चरणदास महंत एक बार फिर प्रत्याशी होना चाहेंगे? जी, मैंने आवेदन दे दिया है। जो पार्टी ने निर्धारित किया कि प्रत्येक नेता हो चाहे कोई भी हो, अपने ब्लॉक में जाओ आवेदन दो, तो मैंने सख्ती में आवेदन भर दिया है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मान रहा हूं मैं, मगर जहां मीटिंग में बैठूंगा जरूर कहूंगा जी कि आप लोग लड़ाना चाहते हो कि नहीं लड़ाना चाहते, देख लो। जी। तो पिछले बार भी मैं लोकसभा
के पक्ष में था, मुझे कहा गया यहाँ लड़िए, मैं आ गया। फिर मैं कहूँगा कि आप जैसा चाहते हैं निर्णय लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो अब आखिरी बातचीत की दिशा में बढ़ते हैं। ये जो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपने कहा इच्छा तो होती ही है, क्यों बनना चाहते हैं? क्या ऐसा इस प्रदेश में करने के लिए रह गया है जो आपको लगता है मैं बनूंगा तो ही कर पाऊंगा? देखिए, मेरे पिताजी 6 बार विधायक रहे जी। और उस जमाने में उन लोगों ने यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की राजनीति की, और ये बात को तब से सोच रहे थे कि अगर इस वर्ग का मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा तब छत्तीसगढ़ की उन्नति भलाई बेहतर हो सकती है। ये उनका सपना था, मेरे पिताजी का। जी। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। जी। मुझे अर्जुन सिंह जी ने जबरन के पकड़ के राजनीति में लाने का प्रयास किया जी। और एक शर्त पे लाया। उन्होंने कहा कि क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे पिताजी की जो सोच थी छत्तीसगढ़ के बारे में वो पूरी हो गई? क्या उनका सोचा हुआ काम होने लगा? तो मैंने वहां ठिठक के कहा नहीं, नहीं हुआ। तब बोले कि जब बेटा अपने पिता के अधूरे काम को पूरा नहीं करेगा तो और कौन उनके अधूरे काम को पूरा करेगा? तो मैं उनके अधूरे काम को सिर्फ पूरा करने के लिए ऐसी सोच रखता हूं। नहीं, आप सोच तो रखते हैं, पर उस अधूरे काम में क्या पूरा करना है? भाई अजीत जोगी बन तो गए थे, उस वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री, तो काम हो गया, अब किस लिए? अभी काम बाकी है। अभी छत्तीसगढ़ के लोगों को वो गर्व दिलाना बाकी है। अभी छत्तीसगढ़ के लोगों को उनकी पुरानी संस्कृति दिलाना बाकी है। अभी छत्तीसगढ़ को वो उन्नत राज्य बनाना बाकी है। जो अभी सपने अधूरे थे उसे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है, उसे तेजी से पूरा करना। तो ये भूपेश जी से ना हो पाएगा? हुआ ना जी, कुछ तो हुआ है, कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए उनने बेहतर काम किया है, और भी बेहतर काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, कोरबा के पर्यावरण को सुधारने की जरूरत है जी, और कई जिलों के पर्यावरण को सुधारने की जरूरत है, वो है। ये आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग आपसे करा लेते हैं? ऐसा आपके साथ क्यों होता है? अब तो ये ऊपर वाला ही बात जानेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में। नहीं, बताना तो इसलिए चाहिए कि पिछली बार आप विधानसभा भी नहीं लड़ना चाहते थे। आप कह रहे थे 6 महीने बाद लोकसभा है, मैं लोकसभा ही लड़ना चाहता हूं, पर आपको विधानसभा लड़वा दिया। आप विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते थे, आपको विधानसभा अध्यक्ष बनवा दिया। ये सब लोग आपकी मर्जी के खिलाफ कैसे करा लेते हैं? ऐसा है भैया, जब मुख्यमंत्री हम चारों में से किसी को चुना जाना था और जो कोई चुना गया तब भी लोगों की नजर मेरी तरफ थी जी। तब मैंने कहा मुझे मत देखिए जी, मैं तो आने वाला 6 महीने बाद लोकसभा भी जा सकता हूं जी, इसलिए मेरी चिंता मत करो, आप लोग चिंता करो जी। तो मैं अपनी चाहत को लोगों के सामने रखता नहीं हूं। जी जी। तो ये संकोच क्यों करते हैं, यही तो समझना चाहते हैं आपसे। एक है, स्वभाव है शुरू से, या आपने इसे टोटका माना हुआ है कि इसी से अपन लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं? ये भी हो सकता है, एक रास्ता है, समझ लीजिए। तो अब आखिरी बातचीत के संदर्भ में आते हैं चरण जी। कुल मिलाकर 2023 का चुनाव आप किस दृष्टि से देखते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका मानना है कि इन 5 सालों में विकास की धारा अवरुद्ध हो गई, छत्तीसगढ़ जो ठीक रास्ते पर था उस रास्ते से भटक गया, लोगों को बहकाने और बहलाने का काम इन 5 सालों में हुआ, जबकि असल विकास के रास्ते पर छत्तीसगढ़ 15 साल तक था। क्या यह मुद्दा छत्तीसगढ़ में निर्णायक होगा, या एक बार फिर 2500 की जगह 2800 रुपए का धान, किसानों की कर्ज माफी, शराबबंदी जैसे मुद्दों के आधार पर जनादेश आएगा? देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं
वो जिस पार्टी से हैं उनको अपनी पार्टी के बारे में कहना चाहिए। मैं जिस पार्टी से हूँ मुझे अपने पार्टी में के बारे में कहना चाहिए। वो 15 साल तक राज कर चुके हैं और मैं उनसे सीधा नहीं पूछना चाहता, पूछ सकता हूँ कितने खुश थे 15 सालों में, क्या वो खुशी आज है? ये तो आपसे भी पूछा जा सकता है। मुझसे पूछा जा सकता है। हम कि आप कब ज्यादा खुश थे? सुनिए ना, हम उस जमाने में खुश नहीं थे, इन 5 सालों में खुश हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के सब लोग खुश हैं, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवक हो, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे किसान हो, सब लोग खुश हैं। पर जो आपके सबसे खास माने जाते हैं जयसिंह अग्रवाल, वो इतने नाखुश क्यों दिखाई देते हैं? नहीं नहीं, वो भी खुश है। अच्छा, हाँ, जयसिंह अग्रवाल भी खुश हैं। आज दबंग मंत्री हैं जी, हारते हैं जी, ये खुशी नहीं है क्या उनकी? जी। और साथ में चिंगाड़ते हैं, जिसके विषय में सरोज पांडे जी बता रही थी, वो सुना था कि नहीं सुना था आपने? माननीय जयसिंह अग्रवाल जी खुश हैं जी, उन्हें बहुत काम किया, यहाँ जी, क्षेत्र में भी काम किया है जी, और इसी दम पर थोड़ा सा वो भी पूरे तरह से जी, उनको विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, खुद जीतेंगे, मंत्री बनेंगे और आने वाले दिनों में लोगों की बेहतर सेवा करेंगे। ये मुझे भी विश्वास है और उसे भी विश्वास है। तो कुल मिला के सारा मामला विश्वास पर है। सरोज पांडे जी थी, उन्हें भी विश्वास है हम फिर आएंगे। महंत जी हैं, वो जता रहे हैं हम बने रहेंगे। अब ये तो जनता ही बताएगी कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन बना रहेगा। लेकिन इतना तय है कि 2023 का चुनाव दिलचस्प रहेगा। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर चरणदास महंत जी के लिए, जिन्होंने खुलकर सारी बातें की। महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए, और शुभकामनाएं आपकी अधूरी हसरतों के पूरा होने के लिए। धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हम अतिथि का सत्कार हमेशा करते हैं, चूंकि हम चाहते थे कि सुश्री सरोज पांडे जी रुकें, लेकिन कार्यकारी व्यस्तताओं के कारण उन्हें जाना। मैं मैम से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप मंच में आएं और शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा टीम से कि मंच की व्यवस्था दुरुस्त करें। मित्रों, हम हरिभूमि और INS 24/7 हमेशा चिकित्सा, शिक्षा, तमाम क्षेत्र के दिग्गजों का सम्मान करता है। आज भी उसी की श्रृंखला है। थोड़ी देर बाद सम्मान होगा, इसके बाद आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है गणमान्यों के साथ। तो प्लीज थोड़ा सा और धैर्य आपसे अपेक्षित है। मैं निवेदन करूंगा प्रधान संपादक जी से कि सुश्री सरोज पांडे जी का सम्मान करें, और माननीय जयसिंह जी से आग्रह करूंगा कि सर मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सभी चिकित्सा, शिक्षा एवं तमाम क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों, कोरबा की जो भी है, उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा पुरुषोत्तम कंवर जी, कटघोरा विधायक, लखनलाल देवांगन जी, बीजेपी कोरबा प्रत्याशी, मोहित राम केरकेट्टा जी, MLA पाली तानखार। आप मंच पर आएं और विराजित हों। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सभी हस्तियों का सम्मान करें। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे मंच पर सम्मानित करते हुए सुश्री सरोज पांडे जी, सांसद राज्यसभा सदस्य। इससे पहले हम श्री शिवम पांडे जी आग्रह करेंगे कि आप आएं। जी, 31 वर्षीय युवा व्यवसायी हैं जिन्होंने MBA की डिग्री पूना से प्राप्त की। प्लीज आप मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। श्री देवेंद्र पांडे जी, कृषक परिवार में जन्मे, वर्ष 2004 में सहकारी पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष रहे। सर आप भी आए मंच पर और सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, कोयलांचल के ख्याति लब्ध शिक्षाविद डॉक्टर संजय गुप्ता, प्राचार्य इंडस पब्लिक स्कूल। श्री राजेश अग्रवाल जी, चेयरमैन कोरबा शिक्षण समिति, प्लीज आप पधारें। श्री उमेश लांबा जी मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। इनके प्रतिनिधि जो भी मौजूद हैं यहाँ पर, आप भी आ सकते हैं। श्री किशोर साहू जी, प्लीज आप मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। श्री दीपक गुप्ता जी, वर्ष 2005 से एड एवं मीडिया एडवांटेजमेंट का काम प्रारंभ किया, आपका सम्मान।
श्री गोपाल मोदी जी, वर्तमान में कोषाध्यक्ष भाजपा कोरबा हैं आप, राष्ट्रीय कारिणी सदस्य अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के हैं। निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह लेकर त्वरित रूप से सभी पहुंचे। श्री हेतानंद अग्रवाल जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, श्रीकांत बुधिया जी, श्री विकास महतो जी, श्री हाजी अखलाक खान जी, श्री विकास अग्रवाल जी, श्री नवीन पटेल जी। आप में से जो भी उपस्थित हैं कृपा करके पधारें और सम्मान ग्रहण करें। सभी पधारें जिनका भी नाम लिया गया है। निवेदन है कि जल्द से जल्द पधारें जिनका भी नाम लिया जा रहा है। एक बार मैं फिर से नामों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं, सभी जल्द से जल्द आएं। श्री शिवम पांडे जी, श्री देवेंद्र पांडे जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री उमेश लांबा जी, श्री किशोर साहू जी, श्री दीपक गुप्ता जी, श्री गोपाल मोदी जी, श्री हितानंद अग्रवाल जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, श्री कांत बुधिया जी, श्री विकास महतो जी, श्री हाजी अली, माफ कीजिएगा, श्री हाजी अखलाक खान जी, श्री विकास अग्रवाल जी, श्री नवीन पटेल जी। आप में से जो भी गणमान्य है कृपा करके मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। सम्मानोपरांत निवेदन करूंगा जिन्हें भी सम्मान मिल गया कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस सम्मान समारोह को व्यवस्थित रूप से संपन्न कर सकें। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि सम्मान प्राप्त करते ही कृपा करके आप अपने स्थान पर विराजित हो जाएं ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से बढ़ सके। एक बार फिर से मैं नाम दोहरा देता हूं, इनमें से अगर कोई भी छूटा हो तो कृपा करके आ जाएं। श्री शिवम पांडे जी, श्री देवेंद्र पांडे जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री उमेश लांबा जी, श्री किशोर साहू जी, श्री दीपक गुप्ता जी, श्री गोपाल मोदी जी, श्री हितानंद अग्रवाल जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, श्री श्रीकांत बुधिया जी, श्री विकास महतो जी, श्री हाजी अखलाक खान जी, श्री विकास अग्रवाल जी, श्री नवीन पटेल जी। सभी चिकित्सा, शिक्षा, तमाम क्षेत्र के दिग्गजों के सम्मान के बाद मैं प्रधान संपादक जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर सरोज पांडे जी का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। इसके बाद हमारे गणमान्य डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा अध्यक्ष जी का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से सम्मान करें एवं जय सिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। दोस्तों, INS 24/7 और हरिभूमि आपके एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर उपलब्ध है। आप अपने घर में टाटा प्ले में 1163 और 366 एयरटेल डिजिटल टीवी में लगाना ना भूलें। इसके साथ ही आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर INS 24/7 और हरिभूमि को जरूर फॉलो करें। सभी गणमान्य जो भी पधारे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर चरणदास महंत जी, सभी से निवेदन करूंगा कि एक ग्रुप फोटो हो जाए। प्रधान संपादक जी से निवेदन करूंगा कि सभी गणमान्यों के साथ एक फोटो लें। जय सिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, इनका भी सम्मान करें शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से। मैं आभार ज्ञापित करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का, इसके साथ ही सुश्री सरोज पांडे जी का, भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सदस्य, इसके साथ ही जय सिंह अग्रवाल जी, राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इसके साथ ही राजकिशोर प्रसाद जी, जोगेश लांबा जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर राजीव सिंह जी, ननकी राम कंवर जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, लखनलाल देवांगन जी, मोहित राम केरकेट्टा जी, आप सभी अतिथियों का INS 24/7 और हरिभूमि की टीम की तरफ से विशेष आभार ज्ञापित हम करते हैं और कोरबा की जनता आपके लिए विशेष रूप से हम आभार ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। ये ऑडिटोरियम सुना है मैदान के बीच में, आवाज थोड़ा शहर तक जानी चाहिए, जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। सभी गणमान्यों का बहुत बहुत आभार ज्ञापन। सभी से निवेदन है कि रात्रि भोज लेंगे एवं आपको हम विशेष रूप से अपने रात्रि भोज में आमंत्रित करना चाहेंगे। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप भोजन